सभी का न्यूज़ वीकली रिव्यू में हार्दिक स्वागत है। इस सप्ताह जो महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण खबर उभर करके आई वह है लेबर कोड बिल 2020। पिछले सप्ताह जो हमने पढ़ाया था वह था किसान बिल। पिछले सप्ताह की वह महत्वपूर्ण खबर थी जिसकी की आने के पश्चात काफी आलोचना हुई किसान संगठनों के द्वारा। इसी प्रकार लेबर कोड बिल के आने पर भी मजदूर संगठनों के द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है कि यह कानून पूर्ण रूप से पूंजीपतियों के हित में है। साथ ही साथ विपक्ष के द्वारा भी आलोचना की जा रही है कि यह गैर लोकतांत्रिक है क्योंकि इसको पास करने में विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया गया। तो किसान बिल की तरह इसके भी विवाद उभर करके सामने आने लगे हैं और सरकार के ऊपर पूंजीपति सरकार होने का या पूंजीपतियों की समर्थक सरकार होने का आरोप विपक्ष के द्वारा श्रमिक संगठनों के द्वारा लगाया जाने लगा है। हालांकि स्वयं अगर राज्यसभा के सभापति अगर हम वेंकैया नायडू की बात को माने तो वेंकैया नायडू भी कह रहे हैं कि जो मानसून सत्र है इस मानसून सत्र में 18 दिन का समय तय था, जबकि 10 दिन में ही यह सत्र समाप्त हो गया और 10 दिन में 25 विधेयकों को ध्वनि मत से पारित करा लिया गया है। इसी की विपक्ष के द्वारा आलोचना की जा रही है। तो अब हम देखते हैं क्या है यह लेबर कोड बिल और इसकी आलोचना क्यों हो रही है या इसके सकारात्मक पक्ष क्या है। तो सबसे पहले हम बता दें कि इस सप्ताह यानी कि 22 सितंबर 2020 को लोकसभा में यह विधेयक पारित हुआ और 23 सितंबर 2020 को राज्यसभा में इस विधेयक को पारित कर दिया गया। इनकी संख्या 3 थी। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो सरकार का इसमें उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहली बात कि वर्ष 2019 में जब बीजेपी की सरकार आई है पूर्ण बहुमत के साथ, तभी उसने निर्णय ले लिया कि जो भारत में श्रमिकों के लिए 44 कानून अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं उन कानूनों को इकट्ठा करके 4 कोड बिल या 4 संहिताओं में तब्दील किया जाए। इससे कहीं ना कहीं श्रमिक कानूनों में स्पष्टता आएगी। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला कोड बिल 2019 में ही पारित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 44 श्रमिक कानूनों को इकट्ठा करके 4 कोड बिल बनाए गए हैं, जिसमें से एक कोड बिल 2019 अगस्त में ही पारित कर लिया गया था और 3 कोड बिलों को यहां रखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला कोड बिल जो 2019 में पारित किया गया था, तो जो पहला कोड बिल 2019 में पारित किया गया था उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि सरकार ने यह तय किया कि 50 करोड़ जो कि संगठित और गैर संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनका न्यूनतम वेतन तय होना चाहिए, जिससे कि सबको आर्थिक सुरक्षा मिल सके। हालांकि यह कानून पारित होते ही 2019 में मजदूर संगठनों के द्वारा और विपक्ष के द्वारा विरोध किए गए और बड़ी संख्या में श्रमिक संगठनों ने आंदोलन को छेड़ा भी। यह बात अलग है कि राष्ट्रवादी मीडिया द्वारा इसको कवरेज नहीं दी गई। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब सरकार मजदूरों और किसानों के कल्याण में जब इस तरीके के कानून बनाती है तो राष्ट्रवादी मीडिया कवर क्यों नहीं देती, जो स्वयं को राष्ट्रवादी साबित करना चाहती है। जो कि मोदी की 100 किलोमीटर की अगर सड़क अगर मोदी जी बना रहे हैं तो उसको भी 3 दिनों तक टीवी पर दिखाया जाता है। और जब श्रमिकों और किसानों के पक्ष में जब इन्होंने इतना बड़ा कानून बनाया तो आखिर स्वघोषित राष्ट्रवादी मीडिया ने इसे दिखाया क्यों नहीं। तो इससे कभी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विपक्षी दल और मजदूर संगठनों और किसान संगठनों की बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं यह विधेयक किसानों और श्रमिकों के हित में नहीं है, पूंजीपतियों के हित में। फिर भी हम एक एनालाइज करते हैं, एक सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को इसको देख लें। तो जो यह बिल पारित किया गया था तो इसमें न्यूनतम मजदूरी तय की गई थी। तो न्यूनतम मजदूरी सरकार ने जो तय किया था वह यह था कि डेली बेस पर मजदूर काम कर रहा है तो वह 178 रुपए पे कार्य करेगा और यदि मासिक मजदूरी कर रहा है तो उसका जो तनख्वाह होगा वह 4628 रुपए होगा। तो श्रमिक संगठनों ने इसका विरोध किया। विरोध करने का श्रमिक संगठनों का पक्ष यह था कि आज की इस महंगाई के दौर में हम इतने कम तनख्वाह में अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। कोई 4628 रुपए में अपने परिवार की परवरिश कैसे कर सकता है। उसकी मांग पहले से भी यह थी कि कम से कम सरकार न्यूनतम मजदूरी इतना तो दे ही कि हम 3 व्यक्तियों के परिवार को अपने भरण पोषण कर सके। तो जो श्रमिक संगठनों की मांग थी 18,000 रुपए माह पे मांग थी यदि मासिक मजदूरी कर रहा है, और ये डेली बेस पर मजदूरी कर रहा है तो कम से कम 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से होना चाहिए। वहीं अगर देखा जाए तो सरकार ने भी श्रमिक समस्या या न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए जिन समिति का गठन किया था उस समिति ने भी अपनी सिफारिश में
जैसा कि मजदूर संगठन आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि सिफारिश में यह कहा था कि कम से कम डेली वेज 375 रुपए का होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको भी नजरअंदाज कर दिया। किन संगठनों के दबाव में किया? औद्योगिक संगठनों के दबाव में किया, या पूंजीपति संगठनों के दबाव में किया, या स्वविवेक से कार्य किया कि उसने इतने न्यूनतम मजदूरी तय की है। भला कोई व्यक्ति 4628 रुपए महीने में कैसे अपने परिवार की परवरिश करेगा, कैसे शिक्षा दीक्षा देगा, कैसे संस्कार देगा? और जैसा कि अपने आप को हिंदुवादी सरकार, स्वघोषित हिंदुवादी सरकार का दावा करते हैं, कैसे वो अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देगा? अगर उसको मंदिर ही घुमाना हो या कहीं जाना हो तो किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करेगा जो है, या शिक्षा दीक्षा, अन्य चिकित्सा आदि सुविधाओं को अगर देखा जाए तो विरोध हुआ, फिर भी सरकार ने इसे पारित कर लिया। हाँ, हालांकि सरकार ने इसमें एक बात स्पष्ट कर दी कि जो श्रमिक होंगे, दिहाड़ी मजदूर होंगे, उनको प्रतिदिन तनख्वाह दे दिया जाएगा, और जो साप्ताहिक आधार पर मजदूरी कर रहे हैं उसको सप्ताह के अंतिम दिन उनकी मजदूरी दे दी जाएगी किसी भी औद्योगिक इकाई के द्वारा। और यदि कोई मासिक वेतन पे काम करने वाला मजदूर है तो उसको कम से कम उस माह के पूरे होने के बाद अगले माह की 7 तारीख तक वेतन प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यह था उनका मिनिमम वेजेस बिल। अब हम आते हैं इस सप्ताह जो तीनों विधेयक पारित किए गए उनकी खासियत या उनकी विशेषताएं। तो जो सबसे पहला विधेयक पारित किया गया वह है सोशल सिक्योरिटी बिल, सामाजिक सुरक्षा विधेयक। इसको लेकर के हालांकि कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं उभरा है। इसमें सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जो भी 10 कर्मचारियों से अधिक वाले संगठन होंगे वे पीपीएफ की व्यवस्था करेंगे अपने कर्मचारियों हेतु। पीपीएफ के अलावा पेंशन की सुविधा देंगे, जीवन बीमा की सुविधा दी जाएगी और ग्रेजुइटी की भी सुविधा मिलेगी। ग्रेजुइटी की सुविधा क्या है कि जब कोई कर्मचारी किसी संगठन में 5 साल या इससे अधिक लंबे समय तक काम कर लेता था तो उसको कहीं ना कहीं कंपनी के द्वारा रिवार्ड दिया जाता था प्रॉफिट के रूप में। अब ध्यान रखेंगे, मजदूर संगठनों की मांग थी, चाहे वह सरकारी क्षेत्र के हो या निजी क्षेत्र के, इन संगठनों की मांग थी कि इसको कम से कम 1 वर्ष पे या 3 वर्ष पे किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह बिल कुछ हद तक अगर सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सही है, किंतु इसमें भी प्रश्नवाचक लग जाता है कि अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जैसे कृषि क्षेत्र है जहां 10 से कम श्रमिक हैं, वहां पर इन सुविधाओं का लाभ कैसे मिलेगा? और बड़ी संख्या में भारत में खेतीहर मजदूर ही हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे विधेयक पर जिसमें विवाद मच रहा है। तो दूसरा विधेयक है औद्योगिक संबंध संहिता बिल। अब ध्यान रखेंगे, यानी कुल तीसरा है और इस हफ्ते पारित होने वाले विधेयकों में दूसरा। औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2020 यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। यह क्या कर रहा है कि इसके आ जाने के बाद उद्योगों को बंद करने की जो बाधा होगी वह खत्म होगी, यानी जब चाहे तब कोई उद्योगपति अपनी कंपनी को बंद कर सकता है। इस विधेयक की दूसरी खासियत, इसमें जो खासियत आ रही है वह यह है कि यदि श्रमिक संगठन या किसी औद्योगिक इकाई में काम करने वाला मजदूर यदि हड़ताल करना चाहते हैं तो हड़ताल करने से 60 दिन पूर्व उस औद्योगिक इकाई या उसके मालिकों और प्रबंधकों को सूचित करेंगे, अन्यथा उनके द्वारा जो हड़ताल किया जाएगा वह अवैध माना जाएगा। इसको लेकर के विरोध किया जा रहा है। हालांकि पहले भी यह था, लेकिन 6 हफ्ते का वह ड्यूरेशन था। अब इसको 2 महीना पहले कर दिया गया कि आपको कम से कम 2 महीना पहले बताना होगा। फिर अगली बाध्यता क्या करी गई है, इस विधेयक में लाई गई है कि यदि कोई औद्योगिक इकाई या कोई कंपनी जिसमें 300 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो वह सरकार की बिना इजाजत लिए किसी भी कर्मचारी की छटनी कर सकता है और निकाल सकता है। इसको लेकर के विरोध उभर रहा है। पहले यह 100 व्यक्तियों के संगठन या कंपनी के ऊपर लागू था। सरकार ने और उस किसी संगठन में या किसी कंपनी में 100 से अधिक कर्मचारी होते थे तो उसको निकालने के पूर्व इजाजत लेनी पड़ती थी सरकार से। अब यह दायरा सरकार ने बढ़ाकर 300 तक कर दिया है। तो मजदूरों का मानना है इससे कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में फैक्ट्री मालिकों को लाभ होगा और इससे मजदूरों का नुकसान होगा। अब ध्यान रखेंगे, तो इसके बाद जो अगला विधेयक जिसका विरोध हो रहा है श्रमिकों के द्वारा और सरकार कह रही है कि हम श्रमिकों के हित में कानून बना रहे हैं, वह
वह विधेयक है आजीविका सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता बिल या विधेयक 2020 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। इसके जरिए क्या कहा जा रहा है, सरकार जब इसको पारित कर रही है तो सरकार दावा कर रही है कि यह मजदूरों और मालिकों के बीच, यानी मालिकों, कंपनी के मालिक, प्रबंधकों और मजदूरों के बीच संबंधों को फ्लेक्सिबल बनाएगा या मधुर बनाएगा। लेकिन यही वह विधेयक है जिसमें श्रमिकों का शोषण सुनिश्चित कर रहा है। वास्तव में पूंजीवाद बहुत बुरी चीज है। जब वह किसी चीज को पूंजीपतियों के पक्ष में कानून का निर्माण करती है तो उससे फ्लेक्सिबल साबित करती है, और यदि नियम या कानून मजदूरों के पक्ष में है तो उसे वह कठोर साबित करने का प्रयास करती है। कितना खतरनाक टेंडेंसी है पूंजीवादी सरकारों की। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो इस विधेयक में क्या कहा गया है? इस विधेयक में कहा गया है कि कोई भी कंपनी यदि चाह रही है तो वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अधिक से अधिक कर्मचारियों को रख सकती है लंबे समय तक। दूसरा इसमें जो घातक प्रावधान है वह यह है कि यदि किसी कंपनी या किसी संस्थान में, औद्योगिक संस्थान में स्थायी कर्मचारी हैं तो उनको पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रखा जाता। यदि स्थायी हैं तो स्थायी होने के बाद परमानेंट आजीवन, जब तक उनकी नौकरी है परमानेंट रहते थे, उनको फिर अस्थायी में तब्दील नहीं किया जाता था। इस विधेयक के जरिए इस प्रावधान को हटा लिया गया है, यानी कि जब चाहेगी कोई कंपनी वह अपने स्थायी कर्मचारियों को भी कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर सकती है और फिर जब चाहे तब उसे निकाल भी सकती है। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो गेम है, बोला तो जा रहा है श्रम कोड, इसको बोला जा रहा है लेबर कोड बिल, पूरी से पूरी तरीके से जो है या पूंजीपतियों के हाथों में गोटी फेंक दी गई है मजदूरों की सुरक्षा की। अब मजदूरों के पास या उनके यूनियन के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं रहेंगे, तो इसका विरोध हो रहा है। फिर अगला विरोध किसका हो रहा है? अगले विरोध में एक बिंदु इसमें जोड़ा गया है, वह महिलाओं को लेकर के, और सरकार बता रही है कि हम महिला सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं। ये अमेरिका ब्रिटेन की जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म जिसे कहा जाता है, उसकी खासियत यही है कि वह अच्छे पैकेट में बुरी चीज को भी बेचना जानती है। यही पूंजीवाद है। अगर हम देखें 17वीं 18वीं शताब्दी में, तो उस दौर में भी ईसाइयत के ठोंगे में घुस करके ब्रिटिश अमेरिकी लिबरलिज्म पनपा और उसने ईसाइयत को ही बर्बाद कर दिया। आज हिंदुत्व के रैपर के तले यह पूंजीवाद भारत में बिक रहा है। तो यह क्या प्रावधान है महिलाओं का? इसने कहा है कि किसी भी कंपनी में जो महिलाओं के कार्य करने का जो समय होगा वह सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक का होगा। अब लीजिए, फिर कह रही है यदि कंपनी चाहे तो 7 बजे के बाद भी महिला को काम पे रख सकती है, यानी 8 बजे 10 बजे रात तक। कंपनी की सुरक्षा के ऊपर छोड़ दिया गया है। कंपनी के चरित्र, उसके मालिक के चरित्र के ऊपर अब निर्भर करेगा उस महिला की सुरक्षा। तो यह खतरनाक प्रावधान है। और क्या कहा दिया गया है कि कंपनी सुरक्षा देगी। अब देखें इस चीज को लेकर के, इसको लेकर के भी विरोध कर रहा है। क्या कहा जा रहा है इस पे कि कहीं ना कहीं यह श्रम कानूनों का उल्लंघन है या मानवीय गरिमा के विरुद्ध है, और यह उस नीति के विरुद्ध है जिसमें कि यह कहा गया है कि मजदूरों को 8 घंटे का श्रम कराया जाएगा। हालांकि सरकार ने इसमें यह कहीं नहीं कहा है कि आप श्रमिकों से 12 घंटे श्रम कराइए या 14 घंटे श्रम कराइए। बस उसने इतना कहा है कि सुबह 6 से लेकर शाम 7 बजे तक महिला कर्मचारी काम कर सकती हैं। अब वो 8 घंटे के फ्रेम में कराएगा, 12 घंटे के फ्रेम में, इसको थोड़ा सा उसने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने लेबर, इस कोरोना संकट के दौरान अपने लेबर लॉस को सस्पेंड ही कर दिए थे, जिसका कि मजदूर संगठनों ने विरोध किया था। तो इसको लेकर के विरोध करा कि अब मजदूर से पूंजीपति 12 घंटे 14 घंटे श्रम कराएगा। खैर सरकार यहाँ पर अस्पष्ट है। यहाँ पर सरकार ने एक चीज कहा है कि यदि आप किसी श्रमिक से अधिक कार्य करा रहे हैं तो उसके बदले में आप उसके बदले में आप उसको एक्स्ट्रा काम कराने का एक्स्ट्रा पैसा देंगे।
ये चीज सरकार कर रही है, यानी ओवर टाइम का आपको पैसा मिलेगा। अब यह कंपनियों की इच्छा के ऊपर है कि वो ओवर टाइम का पैसा दे कि ना दे। सरकार ने अपना एक नैतिक पक्ष रख दिया है। फिर भी विरोध इसी बात का हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं 8 घंटा जो श्रम कराने की प्रवृत्ति है उसका उल्लंघन कर रहा है और कंपनियां इसका विरोध करेंगी। तो अब हम इसको देख रहे हैं कि इसके सकारात्मक पक्ष क्या है। तो सकारात्मक पक्ष वो है जो सरकार बता रही है, और दूसरा पक्ष ये है सकारात्मक कि इन विधेयकों का आप अगर औद्योगिक संगठनों को देखेंगे, जिसको सीआईआई कहते हैं, एसोचैम कहते हैं, जब से ये लेबर कानून सस्पेंड हुए हैं बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, या ये कानून बने हैं, इन संगठनों ने इसका स्वागत किया है। स्वागत किस आधार पर किया है कि इन्होंने कहा है कि ऐसे कानून से औद्योगिकरण की रफ्तार बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ यहां पर भारत में निवेश भी बढ़ेगा। 3 बिंदु हैं, एक औद्योगिकरण होगा, रोजगार बढ़ेगा, और तीसरा है निवेश बढ़ेगा। इनका मानना है कि जटिल कानून जो कि मजदूरों के पक्ष में थे, तो ऐसे में बाहरी निवेशक निवेश करने से घबरा रहे थे। रोजगार इस मामले में बढ़ेगा कि चूंकि पहले 100 कर्मचारियों से अधिक के संगठन में यदि किसी कर्मचारी को हटाना होता था तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। इसलिए प्रायः ये कोशिश होती थी कि जो 100 कर्मचारियों वाले संगठन है, यदि जरूरत भी पड़ती थी 10, 20, 50 मजदूरों की, तो वो भर्ती नहीं करता था, रिस्क नहीं लेना चाहता था कि फिर अगर हमारी जरूरत खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे। तो अब जब 300 तक कर दिया गया है, तो जो 100 कर्मचारियों वाले संगठन हैं, ये कहीं ना कहीं अधिक मजदूरों की भर्ती लेंगे। अब इन्हें इसका भय नहीं होगा कि उन्हें हटाने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक सकारात्मक पक्ष है। इन्हीं सकारात्मक पक्षों को सरकार भी दिखा रही है और इन्हीं सकारात्मक पक्षों को सीआईआई जैसे संगठन भी स्वागत कर रहे हैं। अब जरा सा ध्यान रखेंगे कि इसका वास्तव में एक अन्य पहलू भी है। अगर हम देखेंगे तो सीआईआई ने या फिर एसोचैम ने इसका स्वागत क्यों किया है। कोरोना संकट के दौरान, हालांकि इसके पहले भी भारत की जो औद्योगिक विकास दर है निरंतर गिरती चली जा रही थी, जीडीपी भी गिरता चला जा रहा था। कोरोना आने के बाद यह स्थिति और भी विकराल रूप धारण कर ली और उद्योग जगत के कई औद्योगिक इकाइयां बंद होने लगी, या छोटे मोटे संगठन 100 या 200 कर्मचारियों के बंद होने लगे थे। और ये सभी औद्योगिक संगठन सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहे थे, और इन्होंने जो राहत पैकेज की मांग की थी वह ये कहा था कि भारत सरकार कम से कम जो है अपनी जीडीपी का 7 से 8% दे दे। अगर इस 7 से 8% जीडीपी अगर इनको उपलब्ध हो जाता तो वह करीब करीब 15 से 20 लाख करोड़ रुपया जाता जो है। अब देखें, सरकार के पास इतनी थी ही नहीं, सरकार के पास इतना बजट ही नहीं था कि वह इतनी सब्सिडी देती भी कहां से। हमेशा से ही किसानों की सब्सिडी घटाती रही है, और पूर्व में भी 6-7 सालों में इन औद्योगिक घरानों को बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडियां मिली हैं। इससे भी सरकार माइनस में जा सकती है, हालांकि इसको दिखाने का प्रयास नहीं किया गया। अब फिर नई सब्सिडी की मांग सरकार ने हाथ खींच लिया, और केवल अगर देखा जाए तो केवल 0.7% ही इनको दिया, जैसे कि चर्चा में उभर करके सामने आ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं इसके सहारे तो इन उद्योगों को पुनर्जीवित करना या रिजेनरेट करना आसान नहीं था। तो सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, हम लेबर कानून को ही ढील कर दे रहे हैं और आप इससे लाभ कमाइए। तो ये चीजें उभर करके सामने आई हैं। दूसरा पक्ष इसके समर्थक दूसरा पक्ष क्या दे रहे हैं कि जिन राज्यों में औद्योगिक कानून ढीले पड़ चुके हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे राजस्थान, श्रमिक कानूनों को पूंजीपतियों के पक्ष में बना दिया गया है, इसको फ्लेक्सिबल बताया जा रहा है। यहां पर अगर देखा जाए तो रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। ये जो मैंने थ्योरी बताई, इस थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे प्रमाणित कर रहे हैं। राजस्थान में रोजगार बढ़ा है, मजदूरों की छटनी की संभावनाएं भी कम हुई हैं। इस प्रकार से ये कानून सही है। लेकिन इस बात को यदि मैं मजदूरों के अगर दृष्टिकोण से दिखाने का प्रयास करूं या अपना दृष्टिकोण रखूं एक नौकरी पेशा व्यक्ति के रूप में, तो ये कहेंगे कि यदि 2018-19 की जीडीपी की विकास दर को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जीडीपी की जो विकास दर रही है वह पश्चिम बंगाल की रही है। और भारत में जो भी कानून है लेबर कोड बिल से लेकर के, वो सबसे कठोर झारखंड, बंगाल और आसाम में ही रहे हैं। और ऐसे परिवेश में जब केंद्रीय सरकार
ममता बनर्जी की सरकार की विरोधी हो गई है, बार बार उनको हिंदू विरोधी साबित करने का राष्ट्रवादी मीडिया प्रयास कर रही है। ऐसे परिवेश में खींचातान के बावजूद भी और मजदूरों के पक्ष में मजबूत कानून देने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल की विकास दर 12.5%, और इस विकास दर को ना तो राजस्थान ने हासिल किया है और ना ही गुजरात ने, और ना ही ये जो 3 महीने में सस्पेंड किए हैं अपने लेबर कानून ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि में। तो यह साबित करना कि कुतर्क ही है कि लेबर कानून ढीले हो जाने से जो है विकास दर बढ़ेगी। मैंने आपको पहले बता दिया कि मजदूरों के पक्ष में कानून होते हुए, कठोर कानून होते हुए भी बंगाल ने सबसे ज्यादा विकास दर हासिल किया 2018-19 में। तो ये एक काउंटर अटैक इसका हो गया। और विरोध में, पक्ष में तो हमने बता ही दिया था ये विरोध का काउंटर अटैक है। और अन्य पॉइंट से भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 8 घंटे से ज्यादा यदि कंपनियां श्रमिकों से श्रम करवा रही हैं, 12 घंटे 13 घंटे श्रम करवा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वह मानवीय गरिमा से दूर होगा, सोशल फैब्रिक से दूर होगा और सामाजिक रिश्तों नातों से दूर होगा। और जब सामाजिक रिश्ते नाते से हम अलग हो जाएंगे, धर्म से ही अलग हो जाएंगे, तो फिर कैसा हिंदुत्व और कैसे संस्कार। कहीं ना कहीं अगर हमें बच्चों को संस्कार देना है तो सुबह 8 बजे उसको मंदिर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम शाम को पूजा पाठ में बच्चों को शामिल करना पड़ेगा। तो हमारा हिंदुत्व भी तभी जीवित रहेगा जब हम 8 घंटे के श्रम के पश्चात अपने परिवार के पास चले जाएं, या सुबह अपने परिवार को कुछ समय दें बच्चों को संस्कारवान बनाने के। ये ऐसा कुछ है नहीं। तो इसी से लग रहा है कि हिंदुत्व के रैपर में जो है अमेरिकी ब्रिटिश पूंजीवाद बिक रहा है हिंदुस्तान के भीतर, और हम समझ नहीं पा रहे, ना तो हिंदू के रूप में इसको समझ पा रहे हैं और ना ही श्रमिक और किसानों के रूप में कुछ लोग इसको समझ पा रहे हैं। तो जो श्रम का घंटा है, इससे कहीं ना कहीं मजदूर की चेतना मरेगी और वह पीड़ित होगा। हम जब इतिहास के गर्भ में जाते हैं और देखते हैं तो आपको बता दें कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण बढ़ने लगा था, पूंजीवाद बढ़ने लगा था, तो इन पूंजीपतियों ने निजीकरण के नाम पर मध्य वर्ग को काफी आशाएं दिखाई थी और कहा था कि राजतंत्र के विरुद्ध, सामंतवाद के विरुद्ध जो है तुम लोग आंदोलन करो और प्राइवेटाइजेशन होगा तो सब खुशहाल होंगे। और पब्लिक ने उनका समर्थन कर भी दिया था, जैसे आज भी कुछ जो है लोग निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करते हैं। और करने का नतीजा ये हुआ कि जब निजीकरण बढ़ा तो कुछ औद्योगिक घराने ब्रिटेन के, फ्रांस के, ये काफी आगे बढ़ गए अमेरिका के, और उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के ही लोगों का शोषण करना चालू कर दिया, 12-12 घंटे श्रम कराना चालू कर दिया। और फिर जब ये पूंजीपति बाहर निकले तो एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना गुलाम बना लिया और मजदूर बना लिया, केवल विकास के नाम पर। और ये विकास किसका हो रहा था? केवल निजी पूंजीपतियों का हो रहा था। मानवीय चेतनाएं मर चुकी थी, मानवीय गरिमाएं मर चुकी थी, इंसान और पशु के बीच का भेद समाप्त हो चुका था। इसी बीच में कार्ल मार्क्स जैसा एक महान व्यक्ति पैदा हो रहा है और उसने मजदूरों में चेतना जगाने का प्रयास किया और कहा कि यदि तुम पूंजीपतियों की इच्छा के ऊपर छोड़ रहे हो तो पूंजीपति इतना नैतिक नहीं होता है, वह शोषण करेगा, तुम्हारी अतड़ियां निकल जाएंगी, तब भी वह तुमसे काम लेगा और उसकी स्थिति, और वह चाहेगा कि तुम मुफ्त में उसका काम करो, उसको कोई सुविधाएं ना देना पड़े। इनकी जो चेतना इन्होंने जगाई कार्ल मार्क्स ने, उसने कहीं ना कहीं मजदूरों को विरोध करने पे, विद्रोह करने पे मजबूर कर दिया। इन्होंने सीधा कहा कि पूंजीपतियों से संपत्ति छीनो और मजदूरों में बांट दो। ये गुस्से में कह रहे हैं कार्ल मार्क्स। मजदूरों में चेतना जगी और यहीं से वामपंथ का उदय हो रहा है। यानी वामपंथ कुछ और नहीं है, वामपंथ मजदूरों और किसानों की एक विचारधारा है पूंजीपतियों के षड्यंत्र के विरुद्ध। और जहां जहां पे पूंजीवाद हावी होता है, ये पूंजीपति या अमेरिका या ब्रिटेन के खेमे में जो देश जाते हैं, उनके यहां भी ये विचारधारा फैलाई जाती है कि वामपंथ कुछ नहीं है, ये आतंकवाद है। यानी वामपंथ का नकारात्मक चित्रण किया जाता है। हालांकि वामपंथ और लिबरलिज्म दोनों को मैं अलग अलग टॉपिक्स में लेकर के आऊंगा और आपको जागरूक करूं, आपके बीच में रखूंगा एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के तौर पर कि क्या ये है और इनमें कौन से ज्यादा घातक है। और जब शोषण ज्यादा बढ़ गया तो श्रमिकों और किसानों ने आंदोलन चालू किया। श्रमिक आंदोलन सबसे ज्यादा हुए औद्योगिक पूंजीपतियों के खिलाफ। भारत में भी 1862 के करीब यह आंदोलन हुआ, लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन इस 8 घंटा के श्रम को लेकर के जो उभर करके सामने आया, वह 1886 संयुक्त राज्य अमेरिका था।
कि जब दिन भर मजदूरी करके थक जाते थे, पूरा वेतन भी नहीं पाते थे, तो मजदूरों ने बड़ा आंदोलन किया अमेरिका के शिकागो में। और यह विरोध जो है 1 मई 1886 को चालू हुआ, केवल इसीलिए कि 8 घंटे से ज्यादा श्रम ना करना पड़े हमें, और हम अपने परिवार को समय दे पाए, हमारी मानवीय चेतना बची रहे। और इस आंदोलन को वहां पे शिकागो में बम फेंका गया, लाखों की संख्या में मजदूर सड़कों पे उतरे, सरकार ने उस आंदोलन को कुचलवा दिया, बड़ी संख्या में मजदूर मारे गए और कई मजदूरों को सजाए मौत सुनाई गई, जिनमें से 4 जो बड़े लीडर थे इन श्रमिक संगठनों के, जिनमें पार्सन्स थे, फिशर थे, स्पाइस थे और एंजल थे, इनको फांसी की सजा सुनाई गई। किसने सुनाया? कोर्ट ने। न्यायपालिका को तो चाहिए था कि इन श्रमिकों के पक्ष में न्याय दे, लेकिन न्यायपालिका ने ऐसा नहीं किया। न्यायपालिका को हमारे यहां न्याय का मंदिर माना जाता है, या कहीं पर भी, लेकिन वास्तव में अगर आपको मैं बता दूं तो पूंजीवादी देश में, वामपंथी देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का जो चरित्र है उस राज्य पे शासन करने वाले समूह के हितों के पक्ष में होता है, वो कोई न्याय नहीं करता है। न्यायपालिका आज तक कभी न्याय नहीं की है। यदि वामपंथी देश है तो समानता के पक्ष में न्याय दिखाई देगा, पूंजीवादी देश है तो न्यायपालिका पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली होगी और उनके पक्ष में कानून पारित करेगी, उसका समर्थन करेगी और कहेगी कि यही न्याय है, और उसके बदले में जो पूंजीपतियों की कार्यपालिका में बैठे एजेंट हैं वो उनको जो है उच्च सदन में या निम्न सदन में सीटें उपलब्ध करा देते हैं। लालची होते हैं ऐसे जजेस। मैं वैश्विक स्तर की बात कर रहा हूं। और जब इन चारों मजदूरों को फांसी दी गई 11 नवंबर 1887 को, ये चारों मजदूर फांसी पे चढ़ रहे हैं, हंसते हंसते चढ़ रहे हैं। इनके मरने के पश्चात इनकी लाशें 13 नवंबर 1887 को जब शिकागो की सड़कों पर निकल रही हैं, यानी 11 सितंबर 1987 को फांसी हो रही है काउंटी जेल में शिकागो के, और 13 नवंबर को इनकी लाशें निकल रही हैं सड़कों पे, बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा था। नौकरी पेशा लोग, श्रमिक मजदूर, नौकरी पेशा श्रमिक ही होता है। इस भीड़ ने अमेरिकी सरकार के ऊपर इतना दबाव डाला कि अंत में अमेरिकी सरकार को श्रमिकों के पक्ष में और 8 घंटा मजदूरी के पक्ष में कानून बनाने पर मजबूर होना पड़ा। और वो 1 मई की जो तारीख है उसको हम श्रमिक दिवस के रूप में इसीलिए मनाते हैं। उसके पश्चात उसकी 87 की यह घटना बीत गई तो 1889 को फ्रांस के पेरिस में समाजवादियों का कॉन्फ्रेंस हुआ और उन्होंने तय किया कि प्रतिवर्ष हम श्रमिक दिवस के रूप में मनाएंगे। ये सब वही है जो मैंने अभी महिलाओं को बताया कि सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक काम करना होगा, या श्रमिक कानूनों को सस्पेंड कर दिया गया है। 8 घंटे से ज्यादा पूंजीपति चाहे तो काम करा सकता है, चाहे तो नहीं कराए। और 1889 से 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। तब से लेकर के एक तरफ मजदूर और किसानों वामपंथ के अधीन अपने आप को इकट्ठा कर रहे हैं, तो पूंजीपति लिबरलिज्म के नाम पर, कैपिटलिज्म, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर खुद को इकट्ठा कर रहा है और मजदूरों और किसानों को बरगलाता है कि हमारे शासन आते ही मैं तुम्हारा भला करूंगा। जब तब नहीं किए तो अब क्या करोगे भाई? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाइए, देखिए छोटा सा पैरासिटामॉल देना होता कितना, 700 तो पहले डॉक्टर फीस लेता है, और फिर भी वो कह रहा कि नहीं सरकारी तंत्र बुरा होता है, तुम निजीकरण का स्वीकार कर लो, हम तुम्हारा भला करेंगे। हमें क्या पागल समझ रखे हो? अब देखें, भारत में भी 1923 में मद्रास में यह दिवस मनाया जाने लगा और इसको ये सिंगरावेलु चेटियार थे जिन्होंने इस दिवस को मनाया था। हाँ, इसी दौरान 1921 में 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन उभरे जो मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ते थे या उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास करते थे। बाद में चल के संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन ये संगठन कार्य करने लगे और इन्होंने प्रयास किया कि पूंजीपतियों के चंगुल से श्रमिकों को बचाए रखा जाए। और इसी विचारधारा पे 1917 में जाकर के सोवियत संघ और चीन जैसे राष्ट्रों का निर्माण 1949 में हो रहा है, जो कि मजदूरों और किसानों के मसीहा थे। तभी से ये अमेरिका और रसिया, चीन के बीच विवाद चल रहा है। तो जब भारत या उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्र जो हैं
जो कि इन अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों के गुलाम थे, जब ये रूस और चीन के खेमे में जाते हैं तो इनका स्ट्रक्चर समाजवादी होता है, और जब अमेरिका और ब्रिटेन के खेल में जाते हैं तो उनकी गुलामी करते हैं और ये निजीकरण और पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ की सरकारें इतनी मजबूत नहीं होती हैं कि ये अपने नागरिकों को संतुष्ट करती हैं। तब कहती हैं समाजवाद राष्ट्रीय हित है और राष्ट्रवाद है, और जब पूंजीवादी खेमे में अमेरिका और ब्रिटेन की गुलामी करती हैं तब कहती हैं कि यही राष्ट्रवाद है और यही सही है, निजीकरण ही। अमेरिका हमारा हितैषी है, ब्रिटेन हमारा हितैषी है। अरे किसी का हितैषी नहीं हुआ, अमेरिका ब्रिटेन तुम्हारा हितैषी होगा। तब से ये कानून चल रहा। हालांकि अब जो हम भी फिर जा रहे हैं उसी ब्रिटेन और अमेरिकी खेमे में, और हमारी फिल्मों में दिखाया जा रहा है कि 70 और 80 के दशक में रूसी एजेंट भारत को शासन करते थे, और अब पूंजीवादी अमेरिकी और ब्रिटेन को हम नैतिक साबित करेंगे और कार्ल मार्क्स को शैतान के रूप में स्थापित किया जाए। तो ये परंपरा चालू हो गई है भारत में, और यह हिंदुत्व के रैपर के भीतर बित रहा है, और अंत में हिंदुत्व को ही समाप्त कर देगा। क्योंकि ना हमारे संस्कार होंगे, हम सुबह से शाम तक मजदूरी करेंगे और फिर आकर के खा पी करके सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर मजदूरी करेंगे। कैसा हिंदुत्व, कैसा संस्कार, परिवार को भी समय नहीं होगा और आमदनी का स्तर इतना होगा नहीं। पत्नी भी जॉब करेगी, हस्बैंड भी जॉब करेगी, दोनों जॉब करेंगे, ऐसा करेंगे। बाकी तो कुछ कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपको किसान विधेयक में ही बता दिया था कि 497 और 377 जैसे कानून समाप्त कर दिए गए। तो परिवार रूपी संरचना जो है ये पूंजीवादी राष्ट्रवाद के लिए हमेशा से खतरा रहा है। तो परिवार रूपी संस्था को ही खत्म करना है। ये तभी हो पाएगा जब सुबह से लेकर शाम तक इंसान मजदूरी करता रहे। और इसका बहुत बढ़िया चित्रण कार्ल मार्क्स ने किया है। उन्होंने सिद्धांत के आधार पर चित्रण किया है, और एंटोनियो ग्राम्स्की जैसे विद्वानों ने इटली ने, जिनको कि इटली की पूंजीवादी सरकारों ने, फासिस्ट सरकारों ने जेल में डलवा दिया था, और वहीं पर 37 वर्ष की उम्र में उस बेचारे विद्वान का निधन हो गया। और वह इतने विद्वान थे, हालांकि बचपन से ही वो शारीरिक बीमारियों से ग्रसित थे, लेकिन बौद्धिक क्षमता उनकी काफी उच्च कोटि की थी। तो उन्होंने इस पूंजीपति सरकारों का चरित्र का चित्रण जेल में रखने के दौरान जो अपने नोट्स लिखे, जिसका नाम था प्रिजनर्स नोटबुक, वो बाद में 1971 में प्रकाशित भी हुई, उसमें इनका पूरा पर्दाफाश किया है। तो खैर, तकनीकी क्षेत्र से पढ़ने वाले लोगों को इन चीजों से जानकारियां नहीं होती है, तो मैं अलग से इसके लिए चैप्टर लेकर के आऊंगा और इसका चाल चरित्र बताऊं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन कानूनों का विरोध क्या हो रहा है और इनके सकारात्मक पक्ष क्या, दोनों को मैंने रखा है। फिर हम अब लेकर के आएंगे अगले हफ्ते नए विषय और नए मुद्दों को। तब तक के लिए धन्यवाद।